नमस्कार, द बीआईटीएन से मैं रंजन कुमार। हजारीबाग क्षेत्र के गैरमजुरवा ज़मीन की जिस तरह से कंपनियां लूट कर रही हैं, बिना मुआवजे के ले रही हैं। जब कंपनी ज़मीन लेती है तारीख से आपकी मालकियत को समाप्त किया जाता है और ज़मीन वापस सरकार को दी जाती है। सभी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं। गैरमुजरवा ज़मीन का रहती मान्यता होगा और आपको रहती का मुआवजा दिया जाए कि शायद ट्रिब्यूनल में पैसा चला जाएगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। और ग्रामीणों ने उसका विरोध किया था। इसके बावजूद भी डीसी ने अपनी तरफ से उसको पास किया। हमारे पुरखों दादा से हम खेती करते आ रहे हैं। वो ज़मीन अगर खेती के लिए आवंटित की गई थी और उस पर किसी का पीढ़ियों से उसका जीवन यापन चल रहा है और आज उसे छीना जा रहा है बिना पैसे। सरकार में जो बैठे लोग होते हैं ना, ये जब अपनी ही कानून बनाते हैं और अपने ही कानून का खूब उल्लंघन करते हैं। सरकार का नियम है कि अगर आप किसी ज़मीन पर 12 साल लगातार खेती करते हैं तो उस पर मालकियत आपकी स्थापित हो जाए। 12 साल निकलने के बाद भी वो अगर वो उस पर नोटिस आ जाता है कि नहीं ये आपको नहीं है। सरकार जो झारखंड की, उसने पूरे झारखंड में एक लैंड बैंक बनाया कि बगैर किसानों से पूछे किसानों के गैरमुजरवा ज़मीन को उस लैंड बैंक में डाल दिया। ये जो पैसा कंपनी नहीं दे रही है, सरकारें नहीं दे रही है गैरमजुरवा ज़मीन का, कि क्या गैरमुजरवा ज़मीन में कोयला नहीं निकलेगा? गैरमजुरवा ज़मीन का जो कोयला निकलेगा उसका कहाँ जाएगा पैसा? गैरमजुरवा ज़मीन जो छीना जा रहा है, अगर आप लड़ेंगे वो तो फुल पेमेंट करेगी। ये बड़ी साजिश रची गई है, जानबूझ करके रसीद नहीं काटा गया। षड्यंत्र के तहत आपके रसीद को रोक दिया। नोटिस मिलने के 15 से 20 दिनों में अगर आपने पेमेंट नहीं उठाया तो आपका पैसा ट्रिब्यूनल में डाल दिया। कि त्रिवेणी कौन है? कोल ब्लॉक आवंटन किया है वो एनटीपीसी को दिया है, त्रिवेणी को नहीं दिया है। इसलिए हम किसी ठेकेदार को नहीं जानते। त्रिवेणी के दो अधिकारी, एक उत्तम मिश्रा करके हैं और एक अमर शर्मा करके, ये दोनों चले गए लोगों का घर और जमीन नापने के लिए कि आप लोग को खाली करना होगा यहाँ पर। खुलेआम गुंडागर्दी। जब अंबा प्रसाद एमएलए जीती थी वहाँ से, उनका कहना था कि फर्जी ग्राम सभा के जरिए यहाँ पे खनन कार्य किया जा रहा है। ये विधायक का स्टेटमेंट है और आज तो विधायक के मुंह से नहीं सुनते हैं हम कि ये फर्जी ग्राम सभा कहाँ चला गया, वो बात बैकफुट पर क्यों आ गई सर? इस देश में जो मल्टीनेशनल्स को लाने का सारा काम कांग्रेस ने किया, उसमें भाजपा के लोग विरोध में थे। आज भाजपा उससे आगे बढ़ के उसको स्वागत कर रही है, क्योंकि बहुत अधिक तादाद में ज़मीनें जा रही हैं उनकी और बहुत सारे किसान बहुत परेशान हैं। सभी किसान अपने अपने जो गैरमुजरवा ज़मीन है उस गैरमुजरवा ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर के साथ एक आवेदन डीसी को दें। लड़ेंगे तो जीतेंगे, डरेंगे तो हारेंगे। नमस्कार, द बीआईटीएन से मैं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं द बीआईटीएन का शो सरोकार। आज सरोकार में हम बात करेंगे डॉक्टर मिथिलेश दांगी जी से। आज सरोकार के ये मेहमान हैं और आज का जो विषय वस्तु है वो है हजारीबाग क्षेत्र के गैरमजुरवा ज़मीन की जिस तरह से कंपनियां लूट कर रही हैं, बिना मुआवजे के ले रही हैं, उसी विषय पर आज हम डॉक्टर साहब से बात करने के लिए आए हैं। डॉक्टर साहब, आज हमारे सरोकार के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि जो हजारीबाग पूरे इलाके में जो कोल परियोजना, इतनी बड़ी कोल परियोजना चल रही है जो एशिया लेवल पे टॉप स्थान रखती है, और किसानों की जो ज़मीन है, भूमि है, जो गैरमजुरवा कह करके कंपनियां और बिना कोई मुआवजा का ले रही है। शुरुआत में तो पता चला था कि कुछ मुआवजा दे रही है, लेकिन अभी बिना मुआवजा की ज़मीनें लिया जा रहा है और इस पर किसी तरह का कोई जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई अफसर हो या सरकारें हो, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सर, इस पर आपकी क्या राय है और आप क्या आपके तरफ से कुछ इसका कानूनी पहलू है जिससे किसानों को फ़ायदा हो सके? देखिए, इसमें मुख्य रूप से दो बातें करनी है। पहली बात तो ये है कि गैरमजुरवा ज़मीन जिसकी मालकियत सरकार ने कभी रैयत को दे दी थी और जैसे ही रैयत उसको टैक्स देता है, जिसको आप मालगुजारी कहते हैं, तो मालगुजारी देते ही ज़मीन का मालिक वो ज़मीन मालिक हो जाता है जो मालगुजारी दे रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सरकार ये मानती है कि इस पर्टिकुलर ज़मीन का मालिक जो मालगुजारी देने वाला मालिक है, यानी रैयत है, किसान है, तो किसान को बग़ैर उसके मालकियत से बेदखल किए, यानी जब कंपनी ज़मीन लेती है तो ज़मीन लेने के पहले उसको एक नोटिस देनी पड़ेगी कि अमुक तारीख से आपकी मालकियत को समाप्त किया जाता है और ज़मीन वापस सरकार को दी जाती है और तब सरकार उसको ट्रांसफ़र करती है। लेकिन इस पूरे कर्णपुरा के क्षेत्र में आप देखेंगे या हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड के क्षेत्र में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि सभी कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं।
वो ये समझती हैं कि गैरमजरूआ ज़मीन की मालिक वो हैं और जब चाहे कंपनी हमको दे देंगे और जैसे चाहेंगे वैसे दे देंगे। इसके पहले आपने देखा होगा कि सरकार की तरफ से हमारे डीसी महोदय या कुछ और जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी एक बात कहते रहे हमेशा किसानों को, या उसको आप छलना कह सकते हैं या राजनीतिक भाषा में कहेंगे कि एक तरह का जुमला ये लोग ने रखा जनता के सामने कि पहले आप आंदोलन करो और गैरमुजरवा ज़मीन का रैयतीकरण की मान्यता की बात करो कि रैयती मान्यता होगा और आपको रैयती का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ वो आंदोलन चल रहा है कि भाई हमारे गैरमुजरवा ज़मीन को रैयती की मान्यता दो, और दूसरी तरफ आप बगैर कुछ दिए उसमें डंप कर देते हैं या उसमें जो इच्छा होती है वो करते हैं, सड़क बना देते हैं, रौंद देते हैं, लोगों को कहते हैं कि देना है तो दो, नहीं तो तुम्हारा ट्रिब्यूनल में हम डाल देंगे। तो इसका मतलब ये है, सरकार के इसी कहने पर मैं चल रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि उसका ज़मीन का मुआवजा हम ट्रिब्यूनल में डाल देंगे, इसका मतलब मालिक तो आप मान रहे हैं ना। जी हाँ, जब बहुत सारे अधिकारी हैं, एक बार मैं भी अपने ज़मीन के सिलसिले में गया था, तो दूसरे की क्या बात करूं, मुझे खुद अफसर ने कहा कि अगर आप पैसा नहीं निकालते हैं अपने रैयती ज़मीन का भी, तो उसके साथ जो गैरमुजरूआ ज़मीन है वो भी कब्जे में आ जाएगी, रैयती भी कब्जे में आ जाएगी, आपका पैसा ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाएगा। यानी ट्रिब्यूनल की धमकी एकदम उन लोगों के मुख पे रहती है। तो इससे काफ़ी जो ज़मीन मालिक हैं, जो किसान हैं, वो घबरा करके कुछ लोग ज़मीन दे भी दिए कि शायद ट्रिब्यूनल में पैसा चला जाएगा तो निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आपको ट्रिब्यूनल का ये क्या फंडा है, उसमें जाने से क्या दिक्कत है पैसे का, किस तरह से निकालने में दिक्कत होती है? देखिए, लैंड एक्विजिशन एक्ट में ये बात आती है और कोल बेरिंग एक्ट में भी ये बात है कि उसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेस ये होती है कि पहले एक मीटिंग होती है, ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के साथ चूँकि ज़मीन के अधिग्रहण के प्रमुख अधिकारी जो ज़िले के होते हैं वो डीसी होते हैं। तो डीसी साहब को गांव में ग्राम सभा में जाना होगा, वहाँ एक मीटिंग करनी होगी या सामूहिक ग्राम सभाओं की एक मीटिंग करनी पड़ेगी, और मीटिंग करने के बाद वो ग्राम सभा में तय करेंगे कि अमुक ज़मीन का क्या कीमत रखेगा, कंपनी क्या देगी, यानी एक मुआवजा की राशि तय होगी। मेरी जो जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से ये सारे कागज़ जो बने हैं वो फर्जी बने हैं। एक मीटिंग डीसी उस समय तत्कालीन डीसी के द्वारा किया गया था, मेरे ख्याल से चेपा खुर्द में किया गया था, और ग्रामीणों ने उसका विरोध किया था और वो स्पष्ट रूप से कह दिया था कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की कोई बात हम नहीं करेंगे। इसके बावजूद भी डीसी ने अपनी तरफ से उसको पास किया और अपने तय किया। जब डीसी ने एक बार तय कर दिया कि हम ज़मीन की कीमत ये करेंगे, फिर बार बार वो इधर उधर की बातें होती रहती है। पे कुछ लोगों का कहना था जैसे कि हमारा बहुत पहले रसीद उसका कटा है, लेकिन अब नहीं कट रहा है, अब उसे रोक दिया गया है, ठीक है, और उसके वजह से वो उसका मुआवजा हमको नहीं दिया जा रहा है। वो और दूसरी बात है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हम इसमें बहुत दिनों से काबिज़ हैं, हमारे पुरखों दादा से हम खेती करते आ रहे हैं। तो आप इसमें ये बताइए सर कि वो ज़मीन अगर खेती के लिए आवंटित की गई थी, जिस समय पहले की गई होगी गवर्नमेंट के थ्रू, सरकार के थ्रू, तो वो खेती करने के लिए दिया गया था और उस पर किसी का पीढ़ियों से उसका जीवन यापन चल रहा है और आज उसे छीना जा रहा है बिना पैसे का। तो इस पर सरकार को तो कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, कुछ तो कानून होगा कि आप 10-20 सालों से उस पर काबिज हैं तो ऐसे नहीं निकाल देंगे। देखिए, सरकार में जो बैठे लोग होते हैं ना, ये जब अपनी ही कानून बनाते हैं और अपने ही कानून का खूब उल्लंघन करते हैं, और वो कानून उल्लंघन करना ये अपना परम कर्तव्य समझते हैं। मैं अपना उदाहरण दूँ, मेरी ज़मीन एक जगह है अपने गांव में ही, जो 1952 में हमें वो मिला, गैर मजरूवाही है। सरकार का नियम है कि अगर आप किसी ज़मीन पर 12 साल लगातार खेती करते हैं तो उस पर मालकियत आपकी स्थापित हो जाती है 12 साल के बाद। 12 साल के बाद। अब आप बताइए, मैं 1952 से हूँ जी, मेरे पूर्वज 1952 से उसमें खेती करते आ रहे हैं, कितने 12 साल निकल गए? बहुत सारे निकल गए। कुछ 10-20 साल के बाद शतक हो जाएगा। हाँ, तो इतने 12 साल निकलने के बाद भी वो अगर वो उस पर नोटिस आ जाता है कि नहीं नहीं ये आपको नहीं है, नहीं मिलेगा। तो मतलब आप अपने कानून बना रहे हो और अपने ही कानून का उल्लंघन कर रहे हो। सवाल ये है कि लोगों को, और ये जो कारण अभी आया है ना गैर मुजरवा का, जो इसमें स्थिति आ गई है, सरकार ने रोक दिया, उसका कारण ये था कि पिछली सरकार जो झारखंड की रघुवर सरकार रही, उसने पूरे झारखंड में एक लैंड बैंक बनाया, और लैंड बैंक में उसने क्या किया कि बगैर किसानों से पूछे किसानों के गैर मुजरवा ज़मीन को उस लैंड बैंक में डाल दिया, और इस नाम पे डाला कि कोई भी कंपनी जो यहाँ इन्वेस्ट करने आएगी, उन इन्वेस्टर्स को ज़मीन की कमी ना हो। सरकार वो दिखाएगी
कि ये हमारे पास इतने लैंड बैंक है, 20 लाख से ऊपर हेक्टेयर ज़मीन उसमें यानी किसानों की ज़मीन को लैंड बैंक में डाल करके और उद्योगों को आमंत्रित कर रही है। आमंत्रित किया। और आश्चर्यजनक बात है कि वो तो मजाक भी लगता है कि यहाँ हाथी उड़ा, लेकिन एक भी आज तक पैसा नहीं आया है ना। हाथी तो उड़ा दिया, लेकिन एक भी इन्वेस्टर्स यहाँ नहीं आया। और इन्वेस्टर्स तो भाई ज़मीन पे आएगा ना, तो ज़मीन लोगों ने देने के लिए मना ही कर दी। ये जो पैसा कंपनी नहीं दे रही है, सरकारें नहीं दे रही है गैर मजरूआ ज़मीन का, लेकिन जो टोटल ज़मीन का जो एक तरह से अधिकार क्षेत्र होता है डीसी के हाथ में होता है, पावर में, तो डीसी ये तो निर्णय ले सकता था कि आखिर लोगों का रोजगार छीन रहा है, खेती बाड़ी छीन रही है, तो उसका कुछ तो पेमेंट करना चाहिए। तो डीसी हजारीबाग क्षेत्र के खास करके जो इधर बंगरी बरवाडी का जो कोल परियोजना है, बहुत बड़ी परियोजना है, इधर अडानी अंबानी भी आने वाले हैं परियोजना में, कोल खनन के लिए बादम साइड में पता चल रहा है, ले लिए हैं शायद, आवंटित हो भी गया है गोंदलपुरा कोल ब्लॉक। तो सर इतनी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, तो डीसी को तो कम से कम ये सोचना चाहिए था कि लोगों के पास रहती ज़मीन सब थोड़े है, बहुत सारा गैर मजरूआ पर हैं, लेकिन बहुत दिनों से हैं, तो उसका तो जो रैयती का पेमेंट हो रहा है उसका आधा भी तो पेमेंट होना चाहिए। नहीं, मैं आधे के पक्ष में तो नहीं हूँ। अगर आप पेमेंट की ही बात करेंगे कि नहीं पेमेंट ही होना चाहिए, तो मैं ये कहूँगा कि क्या गैर मजरूआ ज़मीन में कोयला नहीं निकलेगा? सवाल ये है कि रहती ज़मीन में कोयला निकलेगा और गैर मजरूआ ज़मीन में पत्थर निकलेगा, ऐसा तो नहीं है। अब जब आखिर गैर मजरूआ ज़मीन का जो कोयला निकलेगा उसका कहाँ जाएगा पैसा? मैं कह रहा हूँ कि भाई जब, और अभी मालकियत आप उसके पास मान रहे हैं, और 70-80% ऐसे लोग हैं, और कोई अगर व्यक्ति भी है तो हर व्यक्ति के पास उसके पूरे ज़मीन का, मैं ये मानता हूँ कि पूरी जितनी उसकी ज़मीन है, अगर उसके पास 2 एकड़ ज़मीन है तो लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन तो गैर मजरूआ है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब 3 हिस्से में सर मान के चलिए कि एक हिस्सा ही उसका रहती है, बाकी गैर मजरूआ ही आता है वो। तो उस हालत में जो पेमेंट रहती का कर रहा है उसका आधा नहीं, उसका फुल पेमेंट गैर मजरूआ का करना चाहिए। फुल पेमेंट चाहिए। ऐसे भी पेमेंट भी तो सही नहीं कर रही सरकार। देखिए ऐसा है, पेमेंट की बात तो मैं बिल्कुल करता नहीं और पेमेंट के पक्ष में मैं हूँ नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं बगैर कोयले के हमारा काम नहीं चलेगा, और भारत के लोगों को भी लग रहा हो और हमारे कर्णपुरा के लोगों को भी लग रहा हो और देश की सरकार को भी लग रहा है, तो मेरा तो एक ही सिद्धांत है और मैं एक ही बात पर अडिग हूँ कि भाई ज़मीन हमारी है, पूंजी तुम्हारी है ना, हिस्सेदारी हमारी चाहिए। हमको मुआवजे पे विश्वास नहीं है। सब कुछ हमारा है, तो कोयले निकालने में मुझे हिस्सेदारी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, हम किसान परिवार के लोग हैं, सरकार से कह रहा हूँ, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर खेत हमारे हैं, तुम श्रम लगा रहे हो और पूंजी लगा रहे हो, तो श्रम और पूंजी का तुम 2/3 रखो और 1/3 हिस्सा कोयला उत्पादन का तुम किसानों को दो। उत्पादन में हमारी ज़मीन है तो उसमें हिस्सेदारी होना चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। और दूसरा है कि मैं जो बड़का गांव के निवासी हैं या जो गैर मजरूबा का लेना चाहते हैं, उनसे मेरी एक अपील है कि आप आधे या कुछ मिल जाए ऐसा ना सोचिए। अगर आप संघर्ष करेंगे और आप सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे, अलग अलग पार्टियों में नहीं, अलग अलग जातियों में बंटकर नहीं, अलग अलग धर्मों में बंटकर नहीं, अलग अलग गाँव में बंटकर नहीं, सामूहिक रूप से लड़ाई लड़ेंगे आप, तो कंपनी को तो रैयती का जो पूरा मुआवजा है वो देना पड़ेगा। और मैं जिस बात की ओर संकेत कर रहा हूँ, अगर पूरे लोग इस बात को लड़ें तो ये भी जीत होगी कि उनको अपना हिस्सेदारी मिलेगा, सिर्फ मुआवजे की बात नहीं होगी और वो मालिक ही बने रहेंगे, नौकर और भिखारी बनने के लिए तैयार नहीं होंगे। यानी कम से कम इतनी बड़ी आप बात बोल दी है कि गैर मजरूआ ज़मीन जो छीना जा रहा है, अगर आप लड़ेंगे तो वो तो छोड़ दीजिए, वो तो फुल पेमेंट करेगी सरकार, करना ही है उसको, वो तो आपके साथ धोखा कर रही है। लेकिन आप लोग अगर एकता के साथ लड़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा हासिल करने के काबिल हैं आप लोग, उससे भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, मिलने का दावा रखते हैं, ज़मीन की मालिकियत आपके पास है। तो देखिए ऐसा है कि इसमें सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हम 12 साल का रसीद दिखा सकते हैं क्या? 12 साल का? हाँ, जो हमारे साथ हैं कि हमारे पास 12 साल का रसीद है क्या? अच्छा सर, आप ये बता दीजिए, किसी के पास 100 साल से वो ज़मीन है, 2-3 पीढ़ियों से उसमें काम कर रहा है, लेकिन वो रसीद कटा ही नहीं, कभी एक तरह से अंचल कार्यालय से कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं गया, तो वैसे स्थिति में 12 साल की रसीद, आप तो बीच में देखते होंगे कि एक बार रसीद जो कटता था 5 साल 10 साल पर एक रसीद कटता था, वो सारा ब्लॉक की लापरवाही के कारण थी। इसमें किसान को कहाँ से दोषी ठहरा? इसमें ब्लॉक की लापरवाही नहीं है, ये बड़ी साजिश रची गई है, जानबूझ करके रसीद नहीं काटा गया। ये ऐसा हुआ कि जैसे ही ये पता चला, यहाँ जब सर्वे शुरू हुआ
CMPDIL का सर्वे जब शुरू हुआ और ये पता चला कि इस इलाके में कोयला है, तो सरकार को तो पता चल गया कि भाई इतना गैर मजरूआ ज़मीन है, इतना रैयती ज़मीन है, इतना ये, तो उसके पास तो सारे आंकड़े हैं ना। तो उसने एक षड्यंत्र के तहत आपके रसीद को रोक दिया और इतना साल रोक दिया ताकि अब वो दावा करेंगे आप कि मेरी ज़मीन है, तो सरकार कहेगी कि 12 साल से आपके पास नहीं है, बस 12 साल से सरकार के पास है। ये एक टेक्निकल बात है। तो इसमें टेक्निकल टर्म यूज़ की गवर्नमेंट ज़मीन छीनने के लिए। हाँ, वो ज़बरदस्ती आपसे छीन ली है। तो ज़बरदस्ती छीन ली है तो ठीक है, तुम कागज़ छीन लिए, ज़मीन तो हमारे पास है, कागज़ तुम रखो, ज़मीन हम रखेंगे। तो संघर्ष करना पड़ेगा। ज़मीन को टेक्निकली सरकार अपने कब्जे में ली है, लेकिन आपके कब्जे में बहुत दिनों से है, इसलिए आप संघर्ष करेंगे तो आपको वो ज़मीन मिलेगी, ज़मीन का पैसा भी मिलेगा और सब कुछ मिलेगा, लेकिन संघर्ष करना होगा। सर, एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे कि अभी वहाँ पे लोग जा रहे थे, जैसे जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ रहे हैं, सवाल कुछ लोग करते हैं आकर के कि हम लोग अभी जा रहे हैं पेमेंट के लिए, कंपनी नोटिस कर दी है कि अगर आप 15 से 20 दिनों, नोटिस मिलने के 15 से 20 दिनों में अगर आपने पेमेंट नहीं उठाया तो आपका पैसा ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाएगा। तो इससे लोगों को घबराना चाहिए कि नहीं? इसमें सारांश में बताइए। ये ऐसा है कि कागज़ आपके, पैसा आपके, चाहे आप ट्रिब्यूनल में रखो, चाहे आप बैंक में रखो, चाहे कहीं घर में बोरा में बंद करके रखो, लोगों को ये इस पर भरोसा रखना चाहिए। कंपनी तो सर ट्रिब्यूनल में पैसा डाल के अगर वहाँ खदान स्टार्ट कर देती है, डंपिंग स्टार्ट कर देती है, तो फिर जनता को तो एक ही रास्ता रह जाएगा वहाँ पर जाकर के अपना विरोध दर्ज कराने। देखिए, इस लोकतंत्र में लोक मजबूत होता है। लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। और जनता अगर चाहे कि भाई हम, जनता ने कह दिया अगर कि नहीं, हमको ये नहीं चाहिए, ये परियोजना ही नहीं चाहिए, तो ये सरकारें कुछ नहीं कर सकती। सरकार तो चौकीदार है, मालिक तो आप हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था कि यहाँ पे जो NTPC की कॉन्ट्रैक्टर कंपनी त्रिवेणी है, वो कहती है कि गैर मजरूआ ज़मीन का हम आपको 3 लाख रुपया देंगे, वो भी आपको ऑफिशियली नहीं कोई बोलेगा, अनऑफिशियली ये बयान आता निकल करके कि 3 लाख रुपये एकड़ हम देंगे। वो कब देंगे? जब हम ज़मीन पे काम शुरू करेंगे या डंपिंग स्टार्ट करेंगे या खदान स्टार्ट करेंगे। तो वो किस बैकग्राउंड पे 3 लाख देना चाहती है, ये आप कुछ बताइए। सवाल करिए त्रिवेणी से कि त्रिवेणी कौन है। सरकार ने, भारत सरकार ने कोयला का जो मालिक बनाया है या कोयले का जो कोल ब्लॉक आवंटन किया है वो NTPC को दिया है, त्रिवेणी को नहीं दिया है। इसलिए हम किसी ठेकेदार को नहीं जानते और हमको ठेकेदार से लेना भी नहीं चाहिए और ठेकेदार से बात भी नहीं करनी चाहिए। उसका काम सिर्फ ठेका का है, कोयला निकालने का है, कोयला बेचने का है, वो NTPC समझे। ठेकेदार से सर आप कहते हैं बात नहीं करनी चाहिए। ठेकेदार वालों की तो, ठेकेदार जो है कंपनी, इन लोगों की हैसियत इतनी बढ़ गई है अभी कि ये लोग गांव खाली कराने के लिए, नापी करने के लिए चले जाते हैं कि इसके पीछे का, इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। बताइए। इसके सामने आपको बताते हैं सर कि चुरचू में एक जमीन नापी हो रहा था, वहाँ पर त्रिवेणी के 2 अधिकारी, एक उत्तम मिश्रा करके हैं और एक अमर शर्मा करके, ये दोनों चले गए NTPC के एक अधिकारी लेकर के लोगों का घर और ज़मीन नापने के लिए कि आप लोग को खाली करना होगा यहाँ पर। बताइए ये कितना असंवैधानिक है। ज़मीन लेने का अधिकार NTPC को है और वहाँ त्रिवेणी कंपनी जा रही है नापी उठाने, खुलेआम गुंडागर्दी। हाँ, यही तो गुंडागर्दी है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। और हमारे यहाँ लोगों में चूँकि राजनीतिक चेतना नहीं है, लोग जातियों में बटे हुए हैं, धर्मों में बटे हुए हैं, पार्टियों में बटे हुए हैं। तो और राजनीतिक हस्तियों की स्थिति क्या है जानते हैं, उनको तो चुनावी चंदा चाहिए, तो जो चुनावी चंदा देगा उसके भोंपू बन जाएंगे वो। तो इसलिए जनता को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई त्रिवेणी या सैनिक कुछ नहीं है, त्रिवेणी सैनिक एक ठेकेदार है और हमने अगर ज़मीन दिया है NTPC को, सरकार ने आवंटन दिया है NTPC को, तो हमारी बात सीधे NTPC से होनी चाहिए, त्रिवेणी और सैनिक से नहीं। हम तो यहाँ वो भी देख रहे हैं कि लोग रोज़गार के लिए भी सैनिक के पास जा रहे हैं, त्रिवेणी के पास जा रहे हैं। अरे भाई, आपको रोज़गार मांगना है तो मांगिए, ठेकेदार से क्यों मांगते हैं? आपने ज़मीन दिया है NTPC को, NTPC से मांगिए ना। और हम आपका पैसा ट्रिब्यूनल में डाल देंगे, उठा लीजिए। ये भी बयान त्रिवेणी सैनिक के ही अधिकारी बोलते हैं। और बता रहा हूँ कि मेरे मुंह पे लोग बोले हैं। ये अमर शर्मा जो है वो लैंड विभाग में काम करते हैं, वो कईयों को बोले हैं और एक दिन मुझे भी वो बोले। ऐसा केवल मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ हुआ, इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ। सारे लोग मिल करके एक नोटिस दे दें कि भाई हम आपको अपनी ज़मीन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एक तो NTPC की पूरी प्रक्रिया ही अवैध है। उसने कागज़ में बैठ करके घर पे काम किया है, ज़मीन पे काम नहीं किया है उसने। किसी भी ग्राम सभा के उसके पास परमिशन नहीं है, पता नहीं अब बैक डेट से ले लिया होगा। अभी तो उसके पक्ष के सभी वहाँ MP MLAs हैं, तो अब वो हो सकता है ऐसा कर लिया होगा, लेकिन मेरी जानकारी जो है उसके हिसाब से वो अवैध है अभी तक।
हाँ, तो बहुत दिनों तक तो लोग कह ही रहे थे कि ये ग्राम सभा जो है वो अवैध है, कहीं किसका कोई डेटा नहीं है। तो अगर अवैध है और 2013 तो उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि 2016 में आपने काम शुरू किया है। तो एक तो वो बात कहता है कि नहीं नहीं हम तो 1894 वाले ही। अच्छा सर, ग्राम सभा की बात करें तो एक याद आ गया हमको सवाल कि जब अम्बा प्रसाद एमएलए जीती थी वहाँ से, तो उन्होंने आंदोलन को सहयोग किया था। वहाँ जो आंदोलन कर रहे थे लोग रोज़गार और तमाम तरह के मांग के लिए, मुआवजा वगैरह के लिए, तो उस समय उनका कहना था कि फर्जी ग्राम सभा के जरिए यहाँ पे खनन कार्य किया जा रहा है। ये विधायक का स्टेटमेंट है कि फर्जी ग्राम सभा के जरिए यहाँ खनन किया जा रहा है और इसको हम लोग बंद करेंगे, फिर से ग्राम सभा करेंगे। और आज तो विधायक के मुंह से नहीं सुनते हैं हम कि ये फर्जी ग्राम सभा कहाँ चला गया, वो बात बैकफुट पर क्यों आ गई सर? वो विधायक से पूछना चाहिए आपको, क्योंकि भाई विधायक ने कहा है तो विधायक समझेगी। मैं ये सिर्फ एक बात कहूँगा कि मैंने पहले ही हिंट किया कि भाई आंदोलन कभी राजनीतिक पार्टियां नहीं लड़ सकती। उनकी अपनी सीमा रेखा है और अपनी मजबूरियां हैं। यानी गलत बयानबाजी कर सकती हैं वो तो जुमलेबाजी कहिए। आंदोलन जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनको अपने चुनाव के लिए जुमलेबाजी करनी होती है ना, तो सर लोगों में बहुत तकलीफ है। लोगों का ना तो रोजगार मिला, ना मुआवजा बढ़ा, ना तो फिर से ग्राम सभा हुआ, ना कुछ भी नहीं हुआ। भाई इसमें लोगों का भी दोष उतना ही है। मैंने पहले ही कहा है कि लोगों में राजनीतिक चेतना नहीं है। यानी आपने अगुआ गलत चुन लिए लोग। हाँ बिल्कुल ऐसा है कि राजनीतिक चेतना नहीं है। राजनीतिक चेतना होता तो लोग आंदोलन की तरफ जाते, राजनीतिक पार्टियों में नहीं बढ़ते। हम राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हम चुनाव के समय आएंगे, आप हमें चुने नहीं चुने अलग बात है, लेकिन जब हम आंदोलन करते हैं तो आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवेश जहाँ होगा तो वो अपने हिसाब से और अपने जो विचारधारा है। क्या कांग्रेस कभी आंदोलन कर सकती है? इस देश में जो मल्टीनेशनल्स को लाने का सारा काम कांग्रेस ने किया। क्या आज वो कांग्रेस मल्टीनेशनल्स को भगा सकती है? उसमें भाजपा के लोग विरोध में थे, आज भाजपा उससे आगे बढ़ के उसको स्वागत कर रही है। क्या भाजपा के लोग भगा सकते हैं? नहीं कर सकते। इनकी अपनी एक सीमा रेखा है। जब ये विपक्ष में होंगे तो कुछ आपके साथ बात करेंगे, जब ये पक्ष में जाएंगे। अब आज भाजपा के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम आंदोलन करेंगे। जब रघुवर दास थे तो पूरा ज़मीन को लैंड बैंक बना करके गैर मुजरवा ज़मीन आपकी छीन ली। कहाँ गए थे उस समय आंदोलन करने? आज कांग्रेस वाले कहेंगे कि नहीं नहीं अब तो विकास होगा, कंपनियां आएंगी, है ना। अब जनता को अपना हक, अधिकार, रोजगार, अपनी सारी चीज़ों की रक्षा के लिए खुद ही उतरना पड़ता है। देखिए, जनता को कभी किसी राजनीतिक पार्टियों में विभक्त नहीं होकर के आंदोलन में नहीं करना चाहिए। आप आंदोलन में सबका सहयोग ले सकते हैं, जो भी राजनीतिक पार्टी आप ले लीजिए। मैं भी एक राजनीतिक पार्टी में हूँ, लेकिन उसकी सोच क्या होती है? उसकी सोच होती है कि कंपनी आएगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, विकास। अगर आप ये सोचते हैं कि कंपनी आएगी और लोगों का रोज़गार मिलना है, लोगों को बेरोज़गारी दूर होगी, तो कहीं ना कहीं आप उसके समर्थक हैं ना। आप तो कंपनी चाहते हैं। आप केवल ये चाहते हैं कि हमको रोज़गार मिल जाए, कंपनी को आने देंगे। आप ये नहीं चाहते। आप ये चाहते हैं, सभी पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी के 10-20 कार्यकर्ताओं को, 100 कार्यकर्ताओं को रोज़गार मिल जाए, तो हमारी जय जयकार होती रहेगी और हमारा चुनावी नैया पार होता रहेगा। मैं बिल्कुल कठोर शब्दों में ये कह रहा हूँ कि अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो आपको जनता को बिना राजनीतिक पार्टियों में विभक्त हुए स्वतः अपनी लड़ाई लड़नी होगी, अपना नेता खड़ा करना पड़ेगा। बात बहुत हुई सर, बस लास्ट में कंक्लूड आपसे करना चाहूँगा ये कह के कि सर फिर से आप ये बता दें लोगों को, हजारीबाग क्षेत्र की जनता को, बड़गांव क्षेत्र की जनता को, कि उनकी जो गैर मजरूआ ज़मीन छीनी जा रही है उस पर वो क्या स्टैंड लें और किस तरह से उसको बचाएं। उन्हें घबराना नहीं चाहिए। आप उनको एक संदेश दे दीजिए कि आप, क्योंकि बहुत अधिक तादाद में ज़मीनें जा रही हैं उनकी और बहुत सारे किसान बहुत परेशान हैं। उसके लिए एक सभी गाँव के साथियों से मैं ये कहूँगा कि सभी किसान अपने अपने जो गैर मुजरूआ ज़मीन है, उस गैर मुजरूआ ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर के साथ एक आवेदन आप डीसी को दें और डीसी को आवेदन देकर के ये कहें कि हमारे पास चूँकि जीविका का कोई साधन नहीं है, यही ज़मीन एकमात्र साधन है और एनटीपीसी कोई रोज़गार नहीं दे रही है। इसलिए जब तक एनटीपीसी हमको अस्थाई रोज़गार नहीं दे देता है और हमारा मुआवजा रैती के बराबर नहीं दे देता है, हम आपको ज़मीन नहीं दे सकते हैं और तब तक आप ज़मीन हमारी ना छीनें और हड़बड़ी में आप अपनी ज़मीन त्रिवेणी को ना दें। त्रिवेणी, चूँकि जब आप त्रिवेणी को देंगे तो एनटीपीसी कहेगा कि आपने ज़मीन हमको नहीं दिया है, त्रिवेणी को दिया है, और त्रिवेणी किस हैसियत से लेगा। इसीलिए आप अपनी ज़मीन जो है डीसी को स्पष्ट लिख करके कहें कि भाई हम इसमें नहीं करेंगे। और जैसे ही वो बात आगे बढ़ेगी तो अगर ज़रूरत पड़ा तो सामूहिक रूप से इसको कोर्ट में हम लोग जाएंगे।
लेकिन अभी आपको हड़बड़ाहट में अपनी ज़मीनें नहीं देनी है। आप एक आवेदन डीसी को सामूहिक भी दे सकते हैं, व्यक्तिगत भी दे सकते हैं। और उसके अलावा आपको आपकी ज़मीन पर अगर वो कंपनी डंपिंग करती है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि चलो चलो राम के खेत में डाल दिया है तो श्याम चुपचाप बैठा रहे। तो राम के खेत में अगर डाला है तो कल श्याम के खेत में भी डालेगा, इसलिए राम और श्याम दोनों को मिलना पड़ेगा। तो सबको मिल करके उसका विरोध करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए कि तुमने जहाँ ज़मीन लिया है तुम वहाँ डंप करो। और पूरी दुनिया का उदाहरण है कि अगर जनता लड़ी है तो जीती है, नहीं लड़ेंगे डरेंगे तो हारेंगे, लड़ेंगे तो जीतेंगे, डरेंगे तो हारेंगे। यानी कि आपको डीसी को आवेदन देना होगा कि हमारे जो गैर मजरूआ ज़मीन है उसका पेमेंट किया जाए, विदाउट पेमेंट इसको हम नहीं देंगे। दूसरी बात कि एकता के साथ आप लोग सब यूनिटी बना करके, आप डॉक्टर साहब का जैसा कहना हुआ कि आप लोग यूनिटी बना करके आवेदन बनाएं, इंडिविजुअल भी दे सकते हैं। इतने में भी अगर डीसी एक्शन नहीं लेता है और अगर कंपनियां डंपिंग करती है या खनन का कार्य करती है तो आप लोग फिर सब मिल करके उसका विरोध करें, ताकि आपको आपका हक मिले और आप डरेंगे नहीं तो जीतेंगे ज़रूर। इसी के साथ आज का शो खत्म करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद।